नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज की चर्चा हम इलेक्शन जो रिजल्ट रहे उसके आधार पर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश में दो राज्यों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव रहे और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन थे, बट फिर भी पूरे देश की निगाहें उस पर थी। उसी को लेकर आज की हमारी चर्चा और उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ओमकार चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्ते अंबर जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और आप चर्चा के लिए आए। मेरा सवाल पहला आपसे ये है सर कि बीजेपी ने जीत हासिल की है गुजरात में 156 सीटों पर 182 में से, जो कि 50% से भी ज्यादा है। और मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी जीत हासिल की है गुजरात में बीजेपी ने, वो उस समय से भी ज्यादा है जब मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तो अब इससे क्या बड़ा बदलाव आप देखते हैं गुजरात में जो जीत मिली है इसके बाद से बीजेपी को लेकर? देखिए, आप सही बता रही हैं। 2002 में गुजरात दंगों के बाद, गोधरा घटना के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी और वो मैक्सिमम था। वैसे मैक्सिमम 1984 था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब माधव सिंह सोलंकी हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर, तब उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 148 सीटें थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक मत लेकर के आ रही है, इसका मतलब ये है कि गुजरात में उनके मुकाबिल कोई था ही नहीं। कांग्रेस, जिसने पिछले चुनाव में 77 सीटें जीत ली थी, उसने इस बार पता नहीं क्यों कंधे ढीले छोड़ दिए थे और उसके जो नेतृत्व करता हैं, राहुल गांधी को मान लें तो वो भारत जोड़ने में लगे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को माने तो उनका तो चुनाव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इन विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले हुआ था। जो बाकी का उनका नेतृत्व है, राज्य स्तर का नेतृत्व है, माधव सिंह सोलंकी के बेटे, वो किस तरह की कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे ये हम आप सब जानते हैं। जो उनके दूसरे लोग हैं, चाहे आप मिस्त्री साहब को ले लीजिए या दूसरे लोगों को ले लीजिए, वो इतने नॉन सीरियस इस बार क्यों रहे, आई डोंट नो। लेकिन पूरी तरीके से इस बार गुजरात भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पीछे खड़ा हुआ था। अब आते हैं इस पर कि इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, बात ऐसी है कि गुजरात में 2014-2019 दोनों में सभी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2013 सितंबर में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। उसी का नतीजा था कि 2014 में जिन राज्यों में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उनमें उनका होम स्टेट, जहां वो 13 साल से मुख्यमंत्री थे, 13.5 साल से, गुजरात में भी सभी सीटें जीती और 2019 में भी जीती। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 27 साल किसी स्टेट में शासन करने के बाद भी अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, तो ये एक संदेश है विपक्षी दलों को भी, चाहे के चंद्रशेखर राव हों, नीतीश कुमार हों, अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हो, इन सब के लिए एक संदेश है। और देखिए शरद पवार का किस तरह का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि गुजरात की जो ये मैसिव जीत है भारतीय जनता पार्टी की, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत की जो धड़कनें हैं वो उसी तरीके से धड़क रही हैं जैसे गुजरात की धड़क रही है। मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और किस तरह का बयान उद्धव ठाकरे का आया है या सामना में संपादकीय लिखा गया है कि साहब, महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट थे चूंकि वो गुजरात ले जाए गए इसलिए ये जीत हो गई। तो भाई, महाराष्ट्र में ही जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तब क्या हुआ था? तब तो भारतीय जनता पार्टी को 105-6 सीटें मिल गई थी। आप क्यों 50 के आसपास सिमट करके रह गए? तब तो कोई प्रोजेक्ट उठा करके नहीं ले जाया गया था। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो दिखाई दे रहा है। जी
अच्छा सर, मेरा सवाल एक आपसे ये है कि जो प्रचंड जीत मिली है भाजपा को गुजरात में, किन-किन समुदायों का समर्थन बीजेपी को हासिल हुआ? और एक सवाल, क्या वाक़ई में मुसलमानों ने इस बार बीजेपी को गुजरात में वोट दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, क्योंकि दो ही तबके ऐसे हैं जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। एक मुस्लिम, मुस्लिम में से कुछ परसेंट, 1-1.5% अगर दे भी दे तो उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ। दूसरा वो जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद ही नहीं करता है। तो दो तबके हैं, एक मुसलमान है, एक गैर मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर ही नहीं है, उन्होंने भी वोट नहीं दिया है। ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन पिछले बार का चुनाव अगर आप देखें तो कच्छ का, सौराष्ट्र का, उत्तर का, ये दो ऐसे क्षेत्र थे 4 में से गुजरात के, जहां भारतीय जनता पार्टी को डिफीट मिली थी सीटों के मामले में, और कांग्रेस ने उस पर लीड ली थी। इस बार तो ये क्षेत्र भी ऐसे रहे जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगभग स्वीप किया है। मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात तो पहले भी था, इस बार भी बीजेपी के साथ है, पर इस बार तो चारों क्षेत्रों में ही भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है और एक तरीके से स्वीप की है। इसलिए ये एक वहम हो सकता है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया होगा, पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर या किसी भी स्टेट में अभी जो ये कहते रहते हैं कि पसमानदा मुसलमान जो हैं वो भाजपा को वोट कर रहे हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। ठीक है, अशराफ है, वो वोकल है, पसमानदा जो है वो थोड़ा सा कम बोलता है, लेकिन उसका अगर 1-1.5-2% बीजेपी को जा भी रहा है, साइलेंटली जा रहा है, या महिलाएं अगर कुछ वोट कर रही हैं 3 तलाक विरोधी कानून के चलते या कुछ और कारणों के चलते, तो हो सकता है। पर अभी भी मेरा मानना है कि मुसलमान मानसिक तौर पर अभी तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जी। करने के लिए और उसको वोट देने के लिए। अच्छा, एक सवाल मेरा सर आपसे ये है कि हमने गुजरात चुनाव में पिछली बार के जो चुनाव रहे थे उसमें बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही थी। इस बार वो टक्कर देखने के लिए नहीं मिली। क्यों जो गांधीज हैं उन्होंने बिना लड़े ही हार मान ली? इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? क्यों टक्कर देखने के लिए नहीं मिली ये इस तो बार के हम चुनाव में? अंबर अंबर जी, ये तो हम केवल गुजरात में नहीं देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। आप देखिए असम में भी जो इलेक्शन हुआ था वहां पर कितना नजदीकी मुकाबला हुआ है। वोट शेयर की बात करें तो दोनों पार्टियों के वोट शेयर में बहुत कम अंतर था। इन्होंने असम में भी खास मेहनत नहीं की। इसी तरीके से केरला, जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली, शायद 18 सीटें जीत ली थी, वहां भी, जबकि वहां हर 5 साल में सरकारें बदलने की रवायत है, तो वहां भी इन लोगों ने कोई मेहनत नहीं की। मतलब उतनी मेहनत नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर का कार्यकर्ता और नेता करता हुआ दिखाई देता है हर चुनाव में। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो पिछली विधानसभा थी उसमें कांग्रेस की 44 सीटें थी। 44 सीटें कम नहीं होती हैं। इसी तरीके से वामपंथियों की जैसी भी मरी गिरी हालत में वो है, कम से कम 22-24 सीटें थी पिछले सदन में। और ये दोनों ही एक तरीके से इस बार का जो पश्चिम बंगाल का चुनाव था उसमें सरेंडर की मुद्रा में दिखाई दी। राहुल गांधी ने केवल नक्सल बाड़ी इलाके में एक सभा की पूरे पश्चिम बंगाल चुनावी कैंपेन में, ये वो कभी गए ही नहीं। तो इससे पता ये लगता है कि बहुत सीरियसली ये पार्टी का काम कर नहीं रहे हैं, रणनीति बना नहीं रहे हैं, कोई विजन भी इनका नहीं है। इनके भाषण आप देख लीजिए, जब कभी ये जाते भी हैं, गुजरात में इन्होंने 2 सभाएं की हैं, तो इनका भाषण उठा कर देख लीजिए। इस बार का भाषण देख लीजिए 2017 का, 2014 का, वो सिमिलर है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। एक जैसे रिकॉर्ड बजता रहता है वही है। नए मुद्दे या कुछ ऐसी बातें, अपडेटेड बातें वो नहीं करते हैं। तो इससे पता चलता है कि इनके पास कहने को कुछ है नहीं। अब महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे,
तो गुजरात में वोट कहाँ से पाएंगे? जब पिछला चुनाव हुआ था उससे पहले जीएसटी को इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। सूरत में एक बड़ा रोड शो किया था, व्यापारियों से मीटिंग्स की थी। नतीजा क्या हुआ? सूरत की एक को छोड़ करके बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो जब आप जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। और जहां आप फाइट में होते हैं वहां भी आप लूज करते हैं। ये तो भला हो हिमाचल प्रदेश का, जहां भारतीय जनता पार्टी के अपने कुछ कारणों से, अपनी कुछ ढील की वजह से इस बार कांग्रेस की लॉटरी लग गई। मैं तो देख रहा था आंकड़े हिमाचल प्रदेश के, केवल 32,000 वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को कम मिली हैं। और उसी ने इतना बड़ा अंतर कर दिया कि कांग्रेस 40 सीटों पर पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर रह गई। छोटा स्टेट है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, छोटे छोटे मसले ही होते हैं जिनको एड्रेस करना होता है। शायद भारतीय जनता पार्टी उनको एड्रेस नहीं कर पाई और सत्ता से बेदखल हो गई। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपके लिए ये है कि जो गुजरात में जीत मिली है भाजपा को, उसका 2024 के लोकसभा चुनाव पे आप क्या असर देखते हैं? और साथ ही साथ क्या जो स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं हमारे देश में, जैसे राजस्थान में, एमपी में, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और कई सारे देशों में चुनाव होते हैं, तो उन पर क्या असर देखते हैं 2024 देखिए और इस जी, देखिए 2023 में तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं। आपने सही नाम लिया, राजस्थान में होंगे, कर्नाटक में होंगे, तेलंगाना में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट स्टेट हैं। और कर्नाटक से जो खबरें मिल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। वहाँ पर लीडरशिप का भी संकट है, वहाँ दूसरे संकट भी हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई दे रही है। तो हिमाचल के बाद अगर कोई एक स्टेट या दो स्टेट का जिनका मैं नाम लूं, उनमें कर्नाटक और छत्तीसगढ़ ऐसे हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेंगे। जहां तक राजस्थान मध्य प्रदेश का सवाल है, तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में मैं 100% श्योर नहीं हूं कि वहां बदलाव होगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, ऐसे वहां संकेत मिल रहे हैं। अब आते हैं इस बात पे कि गुजरात का जो नतीजा आया है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है 2023 में और 2024 में। तो एक स्टेट के परिणामों का किन्हीं और स्टेट्स पर कोई प्रभाव हो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो देखने को मिलना शुरू हो चुका है। जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे के आए हैं, जिस तरह के बयान शरद पवार के आए हैं या दूसरे राजनीतिक दलों के या उनके नेतृत्व के आए हैं, वो बताते हैं कि घबराहट तो शुरू हो चुकी है। और गुजरात की इतनी बड़ी जीत के बाद कुछ नेताओं की चुप्पी भी बता रही है कि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। चाहे चंद्रशेखर राव हो, ममता बनर्जी हो, यहाँ भी अगर देख लीजिए, जो कागज पर लिख करके दावा कर रहे थे पंजाब की तरह कि साहब हमारी सरकार बनने जा रही है, अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जा रहा है, तुम लोगों की पोल पट्टी खुल रही है और जमीन पर वहां क्या चल रहा था ये नतीजे ने बता दिया है। तो ये जो आप कहें कि भीतर की जो आपकी बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ये कहना शरद पवार के द्वारा कि गुजरात में जो परिणाम आया है वो पूरे देश पर ही लागू हो या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसा ही कुछ चल रहा हो, ये जरूरी नहीं है। ये शो करता है कि वो डिमोरलाइज हैं और जिन जिन राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी जाएगी वहाँ मनोवैज्ञानिक लाभ उसको मिलेगा और जो दूसरे दल हैं वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में होंगे, मुझे इसमें संदेह है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे ये, आपने हिमाचल प्रदेश की बात की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से जो जीत हासिल की है, उन्होंने सिर्फ 0.9% ज्यादा वोट मिल पाए हैं कांग्रेस को बीजेपी से।
तो क्या ये जो वजह रही बीजेपी को जो हार मिली है हिमाचल प्रदेश में, इसकी वजह आम टिकटों का सही से बंटवारा ना होना या जो बागी नेता रहे उनको सही तरह से मैनेज ना करना एक बड़ी वजह रही बीजेपी को जो हार का सामना करना पड़ा? ये दोनों कारण तो हैं ही अंबर जी। इसके अलावा भी जो वहाँ का नेतृत्व है वो थोड़ा ढीला ढाला रहा है। और हमने अतीत में देखा है, उत्तराखंड में बैक टू बैक इन्होंने 2 सीएम बदले थे। इसी तरीके से गुजरात में तो पूरी कैबिनेट बदल दी थी, सीएम बदल दिए थे, डिप्टी सीएम को हटा दिया था। जहां-जहां इस तरह का डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने में कामयाब रहा, वहां-वहां उसका प्रतिफल उसको मिला है जीत के रूप में। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को अगर उस समय रिप्लेस कर देते किसी और चेहरे से तो शायद छत्तीसगढ़ में उतनी बड़ी डिफीट नहीं मिलती जितनी पिछले चुनाव में मिली थी। इसी तरीके से झारखंड में भी ये लगातार कहा जा रहा था कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है आपका वो ठीक नहीं है, ढीला ढाला है। इसी तरीके से अभी हरियाणा में भी कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर शायद आपको अगली बार जीत ना दिला पाए। पिछली बार जीत हो गई थी, पर वो जीत क्या थी, 90 के सदन में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी और सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला और उनकी जननायक जनता पार्टी का समर्थन उनको लेना पड़ा था। हिमाचल में भी अगर उत्तराखंड की तरह या गुजरात की तरह ये नेतृत्व परिवर्तन कर देते तो शायद सीन वहां कुछ और होता। और जो मैंने शुरू में कहा था कि केवल 32,000 वोटों का अंतर है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। कांग्रेस को 32,000 वोट ज्यादा मिल गए, इनको 32,000 कम मिल गए और उसी ने करीब करीब 15 सीटों का अंतर कर दिया। कुछ जो वहाँ पेंशन वाला मसला था उसको लेकर के भी, कुछ जो अग्निवीर वाला मामला था उसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि कुछ कुछ नाराजगियां थी। वो कितना सही है कितना नहीं है ये तो जांच के बाद पता लगेगा, पर हिमाचल के नतीजे ने एक बार फिर भाजपा नेतृत्व को आत्ममंथन करने का एक मौका तो दिया है। अच्छा सर, अंत में एक सवाल मैं आपसे आपको लेकर करना चाहती हूँ, आप यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल में दोनों ही में बड़ी बुरी हार का सामना किया आपने। हालाँकि उन्होंने मीडिया अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो उन्होंने मीडिया की मदद से उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हालाँकि उसका कोई खासा फ़ायदा उनको मिला नहीं। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको ये आम आदमी पार्टी कितनी सीरियस लगती है? क्या क्या आपको भविष्य में कितना आप देखते हैं कि कितना असरदार साबित हो पा रही है जो मीडिया नेक्सस और ये दोनों मिलके जो जिस तरह से वोटर्स पे एक प्रभाव डालने की जो कोशिश थी, आगे ये इस तरह की वो चीज़ आप किस तरह होते हुए देखते हैं? देखिए, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, पंजाब में भी, दूसरे स्टेट्स में भी और दिल्ली में और अब गुजरात में हमने देखा है, ये लोग मीडिया का जम करके उपयोग दुरुपयोग करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये भी अब दबी छिपी बात है नहीं। जिस तरीके से मीडिया हाउसेस इनको इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनके कंट्रोवर्शियल जितने भी वक्तव्य होते हैं उन सबको मतलब अबाध गति से दिखाते हैं, उसका सीधा मतलब यही है कि उनको कुछ लाभ मिल रहा है जिसकी वजह से इनको दिखाते हैं। वरना तो मुझे आप एक बात बताइए अंबर जी, इस देश में अकेले मुख्यमंत्री क्या अरविंद केजरीवाल ही हैं और कोई राज्यों में मुख्यमंत्री ही नहीं है? उनको तो मीडिया नहीं दिखाता है, आबाद गति से नहीं दिखाता है, आबाद रूप से नहीं दिखाता है, उनकी सभाएं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दिखाता है। वो चाहे कोई भी बात कहें, उनको तो मीडिया नहीं दिखाता है। फिर ये क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल पर ही इतनी मेहरबानी क्यों है? तो ये जो मीडिया का उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं और एक हवा बनाने की चेष्टा करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे उछालते हैं ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनको प्रभावित किया जा सके, उस रणनीति में ये कामयाब हैं। और पहले ही झटके में अगर गुजरात में ये 5 एमएलए ले आए हैं और 12% से अधिक वोट ले आए हैं, तो मैं तो इसको उनकी नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी मानता हूं। और जिस तरह का ढीला ढाला रवैया कांग्रेस का है, उसके चलते अगर आगे जाकर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करना शुरू कर दे
तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जैसे अब वो समझ गए हैं कि मीडिया को साधना कैसे है, वो अगर उनके पास गुर है तो आगे वो और भी आगे बढ़ेंगे और ठसके के साथ बढ़ेंगे, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर। आप का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े और उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।